ओवैसी के सनातनी कैंडिडेट्स कहां कहां बीजेपी की नींद उड़ा देंगे। बिहार के मुसलमान ओवैसी को अपना भाईजान बनाते हैं या नहीं, इसकी चर्चा तो हर जगह हो रही है। लेकिन एआईएमआईएम ने अपने सनातनी गेम प्लान से बिहार की किन किन पार्टियों और उनके कैंडिडेट्स की नींद उड़ा रखी है, ये इस वीडियो में बताऊंगा। ओवैसी की पार्टी का दायरा सीमांचल की 24 सीटों से निकलकर बहुत ज्यादा हो चुका है। हालांकि मजलिस पहले भी कई राज्यों के चुनाव में हिंदू कैंडिडेट्स को मौका दे चुकी है, लेकिन 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में चंपारण और जमुई जिले की सीटों से ओवैसी ने 2 हिंदू कैंडिडेट्स को चुनावी मैदान में उतारकर बाजी पलट दी है। खास बात यह है कि ओवैसी के ये सनातनी सिपाही आई लव मोहम्मद बोलने से भी नहीं हिचकिचाते। जानकारों का मानना है कि ओवैसी ने अपने एम फैक्टर से पहले ही तेजस्वी और लालू की टेंशन बढ़ा रखी थी, लेकिन अब एच यानी हिंदू फैक्टर से बहुतों की नींद उड़ा सकते हैं। अब बिहार की सियासत में इस नए रास्ते से ओवैसी क्या वो मुकाम हासिल कर पाएंगे जो पिछली बार यानी 2020 के चुनाव में मुकम्मल करने से चूक गए थे, या फिर इस बार भी एआईएमआईएम के मत्थे सिर्फ वोट कटवा और बीजेपी की बी टीम का तमगा ही लगेगा, यह सबसे बड़ा सवाल बन गया है। ओवैसी के सनातनी कैंडिडेट्स कहां कहां बीजेपी की नींद उड़ा देंगे। नमस्कार, मैं हूं रोहन शर्मा और न्यूज नेशन पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने जिन 2 सीटों पर हिंदू कैंडिडेट्स को उतारा है उनके बारे में जान लीजिए। उसके बाद बताऊंगा कि क्या यहां ओवैसी का तीर अपने निशाने को भेद पाएगा या नहीं। पूर्वी चंपारण जिले की मुस्लिम बहुल ढाका सीट से ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने राणा रंजीत सिंह को टिकट दिया है, तो वहीं जमुई जिले की सिकंदरा सीट से मजलिस ने मनोज कुमार दास को अपना कैंडिडेट बनाया है। इन दोनों ही सीट पर 11 नवंबर को वोटिंग है। ओवैसी के इन दोनों कैंडिडेट्स के बारे में थोड़ी जानकारी दे देता हूं ताकि कहानी में दिलचस्पी बनी रहे। ढाका सीट से राणा रंजीत के बारे में बात की जाए तो ये पूर्व सांसद और बिहार सरकार में मंत्री रहे सीताराम सिंह के बेटे हैं। राणा रंजीत के भाई राणा रणधीर बीजेपी में हैं, पूर्व मंत्री रह चुके हैं, मधुबन सीट से विधायक हैं और इस बार भी उन्हें बीजेपी ने इसी सीट से अपना प्रत्याशी बनाया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राणा रंजीत शिवहर से 2024 का लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। मतलब एक तरह से देखा जाए तो राणा रंजीत का काफी मजबूत पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। वहीं सिकंदरा सीट से एआईएमआईएम के कैंडिडेट मनोज कुमार दास की बात करें तो वो दलित समुदाय से आते हैं, लंबे समय से सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं। सिकंदरा सीट की बात करें तो ये एससी यानी रिजर्व सीट है। सबसे पहले ढाका विधानसभा सीट की बात कर लेते हैं। 2025 के चुनाव में यहां का समीकरण काफी दिलचस्प और पेचीदा हो चला है। सामान्य वर्ग की यह सीट पूर्वी चंपारण जिले में स्थित है और शिवहर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। ढाका जिला मुख्यालय मोतिहारी से करीब 28 किलोमीटर दूर स्थित है। ढाका विधानसभा सीट को बदलावों का गढ़ माना जाता है क्योंकि यहां हर चुनाव में बदलाव देखने को मिलता है। कभी निर्दलीय, कभी बीजेपी तो कभी आरजेडी जैसी पार्टियां यहां जीतती रही हैं। 1990 से यहां 4 बार बीजेपी का विधायक रह चुका है, 2 बार आरजेडी इस सीट पर जीत चुकी है, तो वहीं 1 बार निर्दलीय की जीत हुई है। 2015 में आरजेडी के फैजल रहमान ने तत्कालीन विधायक पवन जायसवाल को हराया था, लेकिन 2020 में पवन जायसवाल ने बीजेपी के टिकट पर यहां लड़कर फैजल रहमान को शिकस्त दी थी। 2025 में आरजेडी ने फिर से पूर्व राज्यसभा सांसद मरहूम मोतियूर रहमान के बेटे यानी फैजल रहमान पर भरोसा जताया है। बीजेपी से पवन जायसवाल लड़ रहे हैं, तो वहीं जन सुराज ने डॉक्टर एलबी प्रसाद को टिकट दिया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी ने ढाका विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी पर करीब 12,000 वोटों की बढ़त बनाई हुई थी। इस बार कहा जा रहा है कि बीजेपी विधायक के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर है और मुसलमान इस चुनाव में आरजेडी के कैंडिडेट को भारी वोट दे सकते हैं, लेकिन जनसुराज और एआईएमआईएम ने ऐन मौके पर ढाका सीट पर बाजी पलट दी है। इसे समझने से पहले जरा इस सीट का जातीय समीकरण समझ लीजिए, तो आगे की कहानी आसानी से समझ जाएंगे। आंकड़ों के मुताबिक ढाका सीट पर मुस्लिम मतदाता लगभग 32% है, जो इस क्षेत्र के चुनावी समीकरण में सबसे बड़ा समूह है। अनुसूचित जाति की आबादी लगभग 10% है, जिसमें पासवान और अन्य दलित जातियां शामिल है। अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत बहुत कम है, लगभग 0.07% के आसपास। मुख्य हिंदू जातीय समूह राजपूत, रविदास और ओबीसी समुदायों से मिलकर बनता है, जिनकी संख्या मिलाकर लगभग 50% तक हो सकती है। अब ध्यान दीजिए, तो पिछली बार बीजेपी के पवन जायसवाल जो कायस्थ जाति से आते हैं, उन्हें ढाका में 47% वोट मिले थे। राजपूतों के साथ साथ पिछड़े वर्ग ने भगवा पार्टी का बूथ मजबूत किया था।
वहीं आरजेडी के फैजल रहमान को 2020 में 43% वोट मिले थे। चूंकि इस बार एआईएमआईएम ने राजपूत उम्मीदवार राणा रंजीत को उतारा है, ऐसे में एआईएमआईएम के मजबूत कैंडिडेट के चलते यहां के अहम राजपूत वोटर बीजेपी से छिटक सकते हैं। साथ ही साथ जो मुसलमान आरजेडी के साथ लामबंद थे, उन्हें ओवैसी के रूप में एक नया विकल्प मिल गया है। बची खुची कसर जनसुराज पूरा कर देगी। प्रशांत किशोर की जनसुराज ने पिछड़े वर्ग या दलित समाज से आने वाले डॉक्टर लाल बाबू प्रसाद को टिकट दिया है। जनसुराज के कैंडिडेट भी बीजेपी के वोटरों को तोड़ सकते हैं, जिससे कहीं ना कहीं ओवैसी का काम आसान होता दिख रहा है। हाल ही में ढाका विधानसभा सीट से एआईएमआईएम के उम्मीदवार राणा रंजीत सिंह के समर्थन में रैली करने पहुंचे बैरिस्टर ओवैसी ने क्या कुछ कहा था, सुनते हैं। जो 20 साल से सरकार किसानों से इंसाफ नहीं कर सकी, उनके आंसू को पोष नहीं सकी, उनकी आमदनी में इजाफा नहीं कर सकी, जो भ्रष्टाचार को आम कर दिया। मोदी कहते ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, मगर बिहार में जितना लूटना है लूट लो। आप बताइए, इन तमाम चीजों को खत्म करने के लिए आपको जरूरत है, ढाका की जनता को जरूरत है। 1 साल नौजवान को कामयाब करिए, और ऐसा आदमी जब कामयाब होगा तो दुनिया मजबूर हो जाएगी कहने के लिए कि यही हकीकी मानों में ये सेकुलरिज्म की और भाईचारगी की कामयाबी है। तो ये तो रही ढाका विधानसभा सीट की बात। अब चर्चा सिकंदरा सीट की कर लेते हैं, जहां से ओवैसी के दूसरे हिंदू कैंडिडेट मनोज कुमार दास चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि मनोज कुमार दास ढाका वाले राणा रंजीत के जितना मजबूत राजनीतिक परिवार से तो नहीं आते, लेकिन फिर भी वहां क्या कुछ समीकरण मजलिस के चलते बिगड़ सकता है, ये जान लेते हैं। बिहार के जमुई जिले में स्थित सिकंदरा की स्थानीय भाषा मैथिली है, लेकिन हिंदी और उर्दू भी यहां काफी बोली जाती है। सिकंदरा विधानसभा सीट की स्थापना 1962 में हुई थी और यहां अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए आरक्षित सीट है। यहां राजनीतिक बदलाव अक्सर देखने को मिलता है। 2005 और 2010 में जेडीयू के रामेश्वर पासवान यहां से विधायक रहे। 2015 में कांग्रेस के सुधीर कुमार उर्फ बंटी चौधरी ने बाजी मारी। वहीं पिछले यानी 2020 के चुनाव में जीतन राम मांझी की पार्टी हम के प्रफुल्ल कुमार मांझी ने यहां विजयी पताका लहराया था। खास बात यह है कि प्रफुल्ल कुमार जीतन राम मांझी के सगे दामाद भी हैं। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव की बात करें तो सिकंदरा से एनडीए के उम्मीदवार फिर से एचएएम यानी हम के प्रफुल्ल कुमार मांझी ही हैं। महागठबंधन में इस सीट पर फ्रेंडली फाइट हो रही है। कांग्रेस ने 2015 के विजेता सुधीर कुमार को फिर से टिकट दिया है, तो वहीं आरजेडी ने उदय नारायण चौधरी को कैंडिडेट बनाया है। जनसुराज पार्टी ने यहां से सुभाष चंद्र बोस को टिकट दिया है। सबसे बड़ी बात यही है। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में इस विधानसभा क्षेत्र में एलजेपी रामविलास को बढ़त मिली थी, जिससे एनडीए की पकड़ और मजबूत हुई है। इस बार चिराग की पार्टी ने इस सीट की डिमांड जरूर रखी थी, लेकिन अंत में अपने दामाद वाली ये सीट छोड़ने के लिए जीतन राम मांझी राजी नहीं हुए। जातिगत समीकरण की बात करें तो सिकंदरा में अनुसूचित जाति के मतदाता लगभग 19% है, जिसमें पासवान समाज के 15,000 वोटर आते हैं। यहां मुस्लिम मतदाता लगभग 13% है, जबकि कुशवाहा, कोयरी और कुर्मी वर्ग के 30 से 35,000 वोटर हैं। आदिवासी समाज के लोग भी यहां ठीक ठाक संख्या में हैं। अब गौर करें तो 2020 के विधानसभा चुनाव में हम के प्रफुल्ल मांझी को यहां करीब 47,000 वोट मिले थे, तो वहीं कांग्रेस के उम्मीदवार सुधीर कुमार को करीब 42,000 वोट मिले थे। मतलब जीत हार का अंतर बेहद कम था। अब ध्यान दें तो सिकंदरा से कांग्रेस के सुधीर कुमार और बंटी चौधरी मजबूत कैंडिडेट तो हैं, वो एनडीए को कड़ी टक्कर भी दे सकते हैं। लेकिन महागठबंधन में तालमेल की कमी के चलते आरजेडी ने यहां से उदय नारायण चौधरी जैसे कद्दावर नेता को चुनावी मैदान में उतार दिया है, जिसके चलते इंडिया अलायंस के वोट बिखरने के चांस ज्यादा हैं। ओवैसी के लिए यहां भी जनसुराज के उम्मीदवार फायदेमंद साबित हो सकते हैं। सिकंदरा से प्रशांत किशोर के सिपाही सुभाष चंद्र बोस उर्फ सुभाष पासवान पहले एलजेपी में रह चुके हैं। 2010 और 2015 में चुनाव भी लड़ चुके हैं एलजेपी से। 2020 में टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय चुनाव लड़े थे और तीसरे नंबर पर रहे थे। इस सीट पर पासवान वोटर्स की अहमियत को देखते हुए यहां जनसुराज कैंडिडेट प्रशांत किशोर के लिए तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं। जानकारों का मानना है कि वो बीजेपी और कांग्रेस दोनों के ही वोट बिखेर सकते हैं। लड़ाई त्रिकोणीय होने पर फायदा एआईएमआईएम को हो सकता है। सिकंदरा के 13% मुसलमान वोटरों ने अगर आरजेडी से रिश्ता तोड़ ओवैसी का बूथ मजबूत करने की ठान ली तो गेम पलट सकता है। हालांकि मुसलमान वोटर यहां निर्णायक नहीं है, इसलिए एआईएमआईएम यहां से जीत ही जाए यह अभी नहीं कहा जा सकता।
फिलहाल तो यहां मांझी की पार्टी और कांग्रेस में ही टक्कर है। बता दूं कि एआईएमआईएम ने कुल 25 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जिसमें 2 सीट पर हिंदू कैंडिडेट हैं। अब ओवैसी को उनकी मेहनत का क्या फल मिलता है, साथ ही बिहार के मुसलमानों को ओवैसी पर कितना भरोसा है, ये 14 नवंबर को रिजल्ट वाले दिन पता चल जाएगा। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार। ओवैसी के सनातनी कैंडिडेट्स कहां-कहां बीजेपी की नींद उड़ा देंगे।